हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। मैं प्रशांत कुमार आपके लिए फिर से दोबारा लेकर के आया हूँ आपका हिस्ट्री का क्लास, जिसमें कि एनसीईआरटी 6 क्लास का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3। और जैसा कि अध्याय 2 में हम लोग पीछे कर चुके थे, खाद्य संग्रहक से उत्पादन तक, तो आखेटक और खाद्य संग्रहक पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद अभी हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो इसके देखेंगे हम लोग आरंभिक मानव की जीवन शैली और बसने की प्रक्रिया के मतलब कि देखेंगे कि किस तरह से शुरुआत हुआ और क्या क्या हुआ, ठीक है ना। कृषक कैसे बने, पशुपालक कैसे बने, किन किन बातों को देखा गया। तो जैसा कि एनसीईआरटी क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हम कुछ बात आपसे मतलब शेयर करना चाहेंगे कि आप लोग जो बनाते हैं, अपना नोट्स बनाते हैं अगर, तो उसमें किस तरह से इंडेक्सिंग करना है। ये तो आपको मेरे नोट्स देख करके पता चल रहा है कि अध्याय का मतलब कि एक पैराग्राफ बहुत बड़ा रहता है लेकिन इंडेक्सिंग बहुत छोटा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि खेती और पशुपालन बनने की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी, तो उसके पहले क्या हुआ था? जलवायु बदली थी। और वो कब बदली थी? 12,000 साल पहले, है ना। 12,000 साल पहले क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन हुआ था। 12,000 साल पहले जलवायु में बदलाव आया था। तो जलवायु में जो बदलाव आया, उसके बाद हम देखते हैं क्या कि लोग जो है क्या करने लग गए अपना 8,000 साल पहले हम देखते हैं। फिर उसके बाद 8,000 के समय में जलवायु परिवर्तन के बाद, सॉरी एक मिनट, आपको जो है इस जगह जो है जलवायु बदलने के बाद क्या हुआ था? घास उगने शुरू हुए। घास उगने के बाद शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी, और शाकाहारी जानवर के बढ़ने से हम क्या कर सके? उनको क्या कर सके? पालतू बना सके। और उसके बाद आप देखते हैं कि मतलब कि अनाज भी होने शुरू हो गए। और जैसा कि आपको पता है कि 8,000 साल पहले क्या हुआ? गेहूं और जौ उपजाया गया। फिर उसके बाद 7,000 के साल के लगभग में, पहले के लगभग में कपास उपजाया गया। तो इस तरह से क्या है, आप देखिए एक तरह से क्रम चल रहा है, ठीक है ना। एक क्रम चल रहा है जिससे कि हमको क्या होगा, अगर हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो ये याद करने में आसान कैसे हो जाएगा अगर हम इसको क्रम के रूप पे लेकर के चलें, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो नोट्स बनाते समय याद रखना है कि हमको जो है ना मेन टॉपिक जो है, बस उसी को हमको मेंशन करना है अपने नोट्स में, ठीक है। और किस तरह से चेंज हो रहा है इस चीज़ को अगर आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ते समय अगर आप ख्याल रखिएगा इस चीज़ को, तो आप नोट्स में भी अच्छी तरह से उतार पाइएगा। और जब रिवीजन कीजिएगा तो आपको और भी अच्छे से याद होते चला जाएगा, ठीक है ना। याद करने में एकदम आसानी होगी, आपको किसी ट्रिक्स की और या भी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जब पढ़ने का बात आता है तो बस पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ट्रिक्स जो है आपका बाद में फर्दर के लिए, अगर मान लीजिए ट्रिक्स अगर किसी लंबा चौड़ा कोई चीज़ है तो उसको याद करने में ट्रिक्स काम आता है, या कुछ छोटा छोटा चीज़ भी है उसमें भी ट्रिक्स काम आ जाता है। ट्रिक्स सारा जगह काम आ जाता है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बस एक ही बात जान लीजिए कि आपको पढ़ना है, तभी आपका सीएससी है, स्टेट पीएससी है, ये सब क्लियर होने के लिए बस पढ़ाई खोजा जाता है। तो आप इसलिए ट्रिक्स पे फॉलो कीजिए, लेकिन ट्रिक्स बहुत कम, रेयर में रखिए कि हमको जब ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम ट्रिक्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। बाकी बात आप इस तरह से क्रम बनाते हुए चलिएगा, समझते चलिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो आपको ट्रिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इधर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। नोट्स बनाने का एक थोड़ा सा आपको बता दिए कि नोट्स किस तरह से मेंशन होता है या फिर कैसे बनाया जाता है, या आप खुद भी बनाते होंगे तो अच्छे नोट्स बनाते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ये था कि हम आपको बताएं कि हम किस तरह से नोट्स बनाते हैं, हम अपने कुछ अनुभव आपको शेयर किए, ठीक है। तब इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि अपने बुक पे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नोट्स भी देखते हुए चलेंगे। तो जैसा कि तीसरा चैप्टर में संग्राहक से उत्पादन तक किस तरह से पहुंचे, तो उसके बारे में देखा जाएगा। तो इसका पहला इंडेक्सिंग जो है खेती से पशुपालन की शुरुआत है, ठीक है। खेती से पशुपालन की शुरुआत, खेती और पशुपालन की शुरुआत, मतलब खेती की शुरुआत किस प्रकार से हुई और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार से हुई, इन चीज़ों को आज हम देखेंगे।
ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही। 12,000 साल पहले आप जानते हैं कि दुनिया की जलवायु बदली, है ना। और साथ ही जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, जो पहले से हम लोग वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वो भी क्या हुए, वो भी बदले, ठीक है ना। वो भी बदले जब जलवायु परिवर्तन हुआ था, ठीक है ना। तो जलवायु जैसे जैसे बदला, वनस्पति और पशुओं का जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वो भी बदलते रहे धीरे धीरे। तो लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, ठीक है ना। आरंभिक मानव थे, उनको किसी भी चीज का जानकारी नहीं, ना ही कृषि का, ना ही पशुपालन का। तो आखिर कृषि और पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी उसके पहले कुछ तथ्य के ऊपर ध्यान गया, जो प्राकृतिक तथ्य थे उसके ऊपर। पहले तो आप पिछले अध्याय में पढ़े थे कि प्राकृतिक रूप से गेहूं और जौ कहीं कहीं आने लगे थे, ठीक है ना, और उसको चुनने भी लगे थे। इन चीजों को तो आप जान चुके हैं। अब इन चीजों को जान गए तो उसके बाद जो है आरंभिक मानव क्या करने लगे, कुछ बातों पर गौर करने लग गए। गौर करने लगे, जैसे किन बातों पर गौर करते थे, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है, ठीक है ना, किन किन स्थानों पर खाने योग्य वनस्पतियां मिल सकती है। और उसके बाद बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते हैं, ये इन चीजों पर। फिर उसके बाद गिरे बीजों का अंकुरन और उससे पौधों का निकलना, इन सब बातों पर आदि मतलब, और इन सब बातों के अलावा भी और सारे मुख्य बिंदु पर ध्यान देने लग गए, ठीक है ना। और इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसा उन्होंने किया होगा, ठीक है ना। और दूसरे बात कि जब फसल लगा हुआ है, खड़े फसल को क्या करना है, एक तो सबसे बड़ा चीज है कि चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा, ठीक है ना। ये अभी भी देखा जाता है, चिड़िया और जानवरों से अभी भी कहीं भी कोई भी किसान है जो आपको दिखता है अपने आसपास में या गांव में कहीं भी दिख रहा है, तो वो क्या करते हैं, अभी भी चिड़िया और जानवरों से अपने मतलब कि खड़े फसल को बचाते हैं। तो उसी प्रकार से उनको भी बचाना हुआ होगा। आरंभिक मानव भी इन चीज़ों को बचाते होंगे ताकि वे ठीक से तरह से बढ़ सके। क्या बढ़ सके, मतलब कि जो आपका अंकुरन किया गया है, जो पौधे लगाए गए हैं, तो वो बढ़ सके अच्छे तरीके से, ठीक है ना। खासकर बीज पक सके, ठीक है ना। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इस प्रकार वे क्या बन गए, धीरे धीरे कृषक बन गए, ठीक है ना। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए। तो ये कृषक किस तरह से बने, इन बातों को देखा गया। अब आगे हम देखेंगे कि पशुपालन में किस तरह से उन लोगों को क्या क्या हुआ होगा, किन बातों पर ध्यान दिया गया होगा, ठीक है ना। इसके बारे में हम देखेंगे। तो और इसी प्रकार जब आप देखिएगा कि जब हम एक जगह रहने लगे, ठीक है ना, एक जगह जब हम रहने लगे तो क्या हो गया कि अगर मान लीजिए एक समुदाय अगर इस जगह रह रहा है, एक समुदाय अगर रह रहा है, ठीक है ना, अपना झोपड़ी बना करके या कुछ करके, तो इनका जो खाने के बाद जो वेस्ट बचा हुआ है, ठीक है ना, जो कचरा बचा हुआ है, अनाज का कुछ बचा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, उसको किसी एक जगह फेंकेंगे। एक जगह फेंकेंगे तो क्या होगा, जानवर हो, पशु पक्षी हो, वो सब आएंगे ही इस जगह, ठीक है ना। तो ऐसे जानवर आएंगे जो कि क्या है, शाकाहारी भी है और जो सर्वाहारी है, ठीक है ना, इस तरह से आते हैं। तो ये सब पशु या जानवर आने लग गए, ठीक है ना, और इसको खाने लग गए। तो अब वो चारा जो है ये लोग अब जानबूझ करके भी रखने लग गए होंगे, ऐसा भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो आसपास, घर के आसपास क्या करने लगे, ये लोग चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, ऐसा किया होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब किया था, उन्होंने किया होगा, ठीक है ना। तो पालतू इसी प्रकार से जब वो देख रहे हैं कि वो शाकाहारी हमारी तरह के, हमारे बचे हुए भोजन ही खा रहे हैं, हमारे जैसे ही भोजन खा रहे हैं, तो वो क्या करने लगे होंगे, उनको पालतू बनाना चालू कर दिया होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया उनमें सबसे पहले कौन थे, कुत्ते थे, ठीक है ना। जो वर्तमान कुत्ते के क्या थे, जंगली पूर्वज, ठीक है ना। अभी के कुत्ता का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। अब इसी तरह क्या हो गया, कुत्ते के बाद क्या हुआ, उन्होंने किनको पालतू बनाया, भेड़ बकरी गाय सुअर जैसे जानवरों को। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी किया करते थे। अब देखिए घास खाते थे, ये तो आपको बताया कि शाकाहारी सर्वाहारी जो रहेगा वही आकर के क्या करेगा, उस मतलब अनाज को खाएगा, आसपास के घर जो फेंका हुआ रहता है। और फिर उसके बाद ऐसे जानवर झुंड में भी रहते थे
और सबसे बड़ी बात क्या है, उनको जंगली जानवरों से बचाना भी था। तो ये कौन करेंगे, वो खुद तो मतलब कि अगर मान लीजिए उसको रखे हैं, अगर पालतू बना करके रखे हैं, तो पालतू बना के रखने वाला ही मतलब क्या करेगा, उसको सुरक्षा देगा, प्रदान करेगा। तो इसी तरह वो धीरे धीरे क्या बन गए, पशुपालक बन गए। इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, ये देख लिए, इसका इंडेक्सिंग हम लोग देखेंगे, जरा एक दो कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंडेक्सिंग करेंगे तो आपको छोटा दिखेगा। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे एक नवीन जीवन शैली। लेकिन उसके पहले जो है ना, बसने की प्रक्रिया जो यहाँ पैराग्राफ में दिया हुआ है एक बॉक्स में, इसको हम लोग देख लेते हैं कि बसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बसने की प्रक्रिया किसको नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो इसमें हम देखेंगे ना कि जैसे यहाँ हम पढ़ते हैं बुक से, तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को, जो अभी हम पढ़े हैं कि पौधे मतलब कृषक बनने की शुरुआत, और कृषक बनने की शुरुआत और पशुपालन की शुरुआत करने वाले समय को क्या कहा गया है, बसने की प्रक्रिया, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। अब ये तो आप देख ही रहे हैं कि जंगली पौधा तो है नहीं, अनाज है यहाँ पे, और आपका जो जानवर जो है वो क्या है, पशुपालन वाला जानवर है ना, जो कि नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया का दिशा, एक मिनट छोटा, ठीक है अब ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। तो इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों को लोग चयन करते हैं। ठीक है ना, लोग क्या किए थे, आरंभिक मानव क्या किए थे, उसका चयन किए थे, पौधा या जानवर कौन सा है अपनाना है, उसका चयन किया गया था। उदाहरण के तौर पर लोग जो है उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जो बीमार होने वाला है बस उसको घर ले आए। ठीक है ना, तो यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि बड़े दाने वाला अनाज कौन सा हो गया, आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये तो बड़ा दाना वाला अनाज ही है। ठीक है, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें, मजबूत डंठल का यहाँ क्या उपयोग किया, मतलब कि मजबूत डंठल क्यों होना चाहिए, मजबूत डंठल इसलिए कि अगर मान लीजिए पौधे अगर बड़े होंगे तो उनका डंठल अगर मजबूत नहीं होगा तो इसमें जो फल निकला है ना वो लद करके क्या हो जाएगा, ये जो है ये अगर आएगा तो ये गिर जाएगा, ज़मीन में सड़ जाएगा और वो खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो मजबूत डंठल वाले, जो मजबूत, अगर कमजोर नहीं के बदले क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जो कि अनाज पके और दानों का भार संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। और फिर उन्हीं जानवरों को, ये हो गया आपका मतलब खेती का बात है ना, ये खेती का बात हो गया। फिर पशुपालन में देखते हैं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, जो हिंसक नहीं होते, जो अहिंसक होते हैं उनको चुना जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। तो ये समय के अनुसार क्या हो गया, धीरे धीरे बदलता गया। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ये जो दांत दिया हुआ है ये क्या है, ये सुअर का दांत है जो कि नोकीला एकदम, मतलब ये ऊपर देखिए ये नोकीला तो है नहीं, आप मतलब कि सुअर को देखते भी हैं, भेड़ बकरी हुआ, गाय हुआ, इन लोगों का नोकीला दांत नहीं होता है, तो उनको पालतू बनाया गया। और कुत्ते जो है तो जान ही रहे हैं कि शुरू से ही आपका मानव का दोस्त रहा है, तो उनसे कोई नुकसान उस तरह का नहीं होता था, तो वो पालतू बना लिए गए। फिर बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। अब देखिए बसने की प्रक्रिया क्या है, सिर्फ एक ही जगह नहीं, पूरे दुनिया में क्या हो गई, चलती रही, धीरे धीरे चलती ही रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। अब ये क्या हुआ, 12,000 साल पहले शुरू हुआ था बसने की प्रक्रिया। वास्तव में आज हम जो भी भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। अब देखिए अभी भी जो हम लोग खाना खा रहे थे क्या है, बसने की प्रक्रिया अगर शुरुआत नहीं हुई रहती तो अभी भी जो हम लोग जो खा रहे हैं वो नहीं खा पाते, या फिर हम लोग किसी और दशा में रहते। ये बात आपका काल्पनिक है, लेकिन जो ये माना हुआ है कि आरंभिक जब तक बसने की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो तब तक कोई भी कैसे बच सकेगा, ये तो आप जाहिर सी बात है। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में क्या है, गेहूं और जौ आते हैं।
पिछले वाले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कि पूछा गया था कि प्राचीन फसल कौन कौन से हैं, जिसमें कि 3 ऑप्शन दिया हुआ था, गेहूं, जौ और चावल। तो उसमें से 2 ही सही था और चावल क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो ये यहीं पे था, ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन हम पहले दे दिए थे। तो प्राचीन फसलों में क्या है, गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद क्या है, भेड़ बकरी आते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना है, ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। पूछ लिया जाता है कि बसने की प्रक्रिया के दौरान जो है आरंभिक मानव द्वारा किन जानवरों को पालतू बनाया गया था, या कुत्ते के बाद कौन से जानवरों को पालतू बनाया गया था। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये आपका बरसने की प्रक्रिया आप समझ गए। अब इसके बाद हम चलेंगे एक नवीन जीवन शैली की ओर। तो इसमें जो है आप जैसा कि जानते हैं कि किसी पौधे को अगर बीज को बो करके रखेंगे, पौधे के बीज को अगर बो के देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें विकसित होने में कुछ समय लगता है। ऐसा थोड़ी है कि आज लगाएं और कल हो गया, है ना, कल पेड़ पौधा बन गया, मतलब कि बीज लगाएं और तुरंत हो गया। तो उसको क्या होगा, विकसित होने में समय लगता है किसी भी चीज़ को। तो इनमें कुछ दिन, महीने और फिर साल तक लग सकते हैं। अब देखिए कुछ दिन कुछ महीने, छोटा अगर सब्जी का बीज लगाइएगा तो कुछ दिनों में हो जाएगा, है ना, कुछ दिन में भी हो सकता है। जैसे कि आपका कद्दू या आपका परवल या फिर खीरा, घिया, ये सब का बीज जब लगाइएगा तो 45 से 50 दिन में हो जाता है। और मान लीजिए गेहूं आप लगा रहे हैं तो वो अपना समय लेता है 4 महीने से 5 महीने। फिर अगर मान लीजिए खजूर का या और किसी चीज़ का पेड़ लगा रहे हैं तो वो आपका क्या लग जाएगा, वो साल से भी ज़्यादा लग जाता है। आम के पेड़ तैयार होने में सालों लग जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इसके लिए क्या होगा, जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, ठीक है। तो यही तो हो गया बसने की प्रक्रिया। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तो ये अभी भी आप ये चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अब ठीक है, ये सिर्फ कटाई तक ही बात नहीं था, कटाई के बाद का भी था। और उससे भी हम लोग में मतलब कि एक परिवर्तन आया था। वो क्या परिवर्तन आया था आप पढ़िएगा, लेकिन आपको कुछ हिंट्स देते हैं। जैसे कि भंडारण करना शुरू हो गया, ठीक है, भंडारण करना शुरू हो गया। भंडारण के लिए हम क्या करने लगे, बर्तन नए बनाने लगे, टोकरियाँ बनाने लग गए। आप फिर पढ़िएगा मृद भांड के बारे में, तो काले सफ़ेद मृद भांड, फिर लाल मृद भांड, इस तरह से पढ़िएगा। तो इस तरह से हमारा सभ्यता का शुरुआत होने लग गया, ठीक है ना। इस चीज़ से मतलब कि इस क्रम में ये सबसे शुरुआती चीज़ है। फिर अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रुपए में बचा कर रखना आवश्यक था। अब देखिए अनाज जो हम यहाँ काटा गया आरंभिक मानव द्वारा, तो वो भोजन के लिए भी बचा करके रखे और फिर बीज के लिए भी, भोजन के लिए भी बचाना था। ऐसा तो नहीं था कि एक ही दिन में सारा अनाज खत्म कर देना था। भोजन के लिए, बीज के लिए बचा के रख दिए और भोजन के लिए एक ही दिन में खत्म हो गया। दोनों को क्या करना है, बचा करके रखना है। तो इसके लिए इस भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बाद में फिर इलाकों में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तो इस तरह से आप मतलब कि देखिएगा आगे के चैप्टर में और भी मतलब कि डिटेल से इस चीज़ को। तो ये आपका एक नया जीवन शैली हो गया एक तरह से, ठीक है ना। अब संग्राहक या आखेटक के बदला अब क्या हो गए, उत्पादक बन गए हम लोग, ठीक है ना। आरंभिक मानव क्या बन गए, उत्पादक बन गए। उत्पादक बनने के बाद बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, ठीक है ना। उससे फिर अपना सभ्यता बनना चालू हो गया, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद देखेंगे जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब देखिए आरंभिक मानव के लिए क्या है ना, इस चीज़ को आप जो जिस तरह से पढ़ना है पढ़ लीजिए। जैसे कि जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उससे दूध भी प्राप्ति हो सकती है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भंडारण के एक तरीका है। तो पशु क्या है ना, आरंभिक मानव के लिए एक तरह से मतलब कि भोजन का एक चलता फिरता खाद्य भंडार था, ठीक है ना। पशुपालन किए, उससे मतलब कि जहाँ पे रुके हैं तो दूध का सेवन किया गया जो कि बच्चों को भी चाहिए होता है और डेली नीड्स पूरा कर देता है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए मांस खाना होता था
तो वो उसका उपयोग कर लेते थे। तो पशुपालन पे इसलिए भी ध्यान दिया गया। ठीक है, इधर जो आगे पढ़ेंगे आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में, तो इससे पहले अपना नोट्स देख लेते हैं, इसलिए कि नोट्स एक बार देख लेंगे, छोटा छोटा रहेगा तो ठीक रहेगा, समझने में आसान रहेगा। अब जैसे कि इसका इंडेक्सिंग किए हैं कि संग्रह से उत्पादन तक का, तो पहले हम देखें क्या, खेती और पशुपालन की शुरुआत, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकेंड वाला देखें बसने की प्रक्रिया, फिर एक नवीन जीवन शैली, फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, फिर अस्थायी जीवन की ओर देखेंगे, फिर रीति रिवाज देखेंगे, कुछ था रीति रिवाज, क्या जनजाति थी उनकी रीति रिवाज थी। फिर उसके बाद स्तर पढ़ेंगे। स्तर एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि स्तर आपको जानना है कि पुरातत्वविद किस तरह से खोज करते हैं या नहीं करते हैं, तो उनमें स्तर की बातें आती है, तो क्या स्तर क्या होता है, ठीक है ना। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे खेती पशुपालन की शुरुआत, तो इसमें हम लोग पढ़े कि बदलती जलवायु है ना। फिर उसके बाद वनस्पतियों और पशुओं के भोजन के रूप में बदलाव आया, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर कुछ बातों पर ध्यान दिया गया, जैसे कि वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिलती है, बीज कैसे डंठल से गिरते हैं। फिर उसके बाद गिरे बीजों का अंकुरन और पौधों का निकलने पे ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद देखे कि कृषि और पशुपालन की शुरुआत में कि किस तरह से शुरुआत हुए थे, तो उसमें पौधों की देखभाल वो सुरक्षा की गई पकने तक के, और इस तरह के धीरे धीरे कृषक बने। तो पकने तक क्या किया गया, सुरक्षा किया गया, और फिर धीरे धीरे कृषक बन गए। और उसके बाद फिर संभवतः ये पालतू बनाने की बात है कि पालतू जानवर कैसे किए गए, अपने घरों के आसपास चारा रखकर फिर जानवरों को पालतू बनाया गया। फिर सबसे पहले पालतू जानवर कौन थे, कुत्ते का जंगली पूर्वज। फिर उसके बाद भेड़, बकरी, गाय और सुअर। फिर अन्य जंगली जानवरों से क्या क्या करते थे, पशु का सुरक्षा किया जाता है, जो पालतू का सुरक्षा किया जाता था। फिर बसने की प्रक्रिया हम लोग पढ़े, जिसमें कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल को क्या कहा गया है, बसने की प्रक्रिया कहा गया है। और बसने की प्रक्रिया क्या है, पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। फिर ये करीब कब हुई थी, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। आज के भोजन इसी बसने की प्रक्रिया का परिणाम है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे प्राचीन फसलों में क्या है, गेहूं और जौ, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सबसे पहले क्या था, पालतू जानवर कौन थे, कुत्ते के बाद क्या थे, भेड़ और बकरी। और नवीन जीवन शैली में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब पौधे उगने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था, ठीक है ना, जो कि बसने की प्रक्रिया आप जो पढ़े हैं इसके पहले वही। फिर बीज के बोने से लेकर फसल के पकने तक के कार्य वो सुरक्षा के कारण वो लोग इस तरह से करते थे, देखभाल की प्रक्रिया या फिर लंबे समय तक रहना। और अनाज को, भोजन और बीज को बचा कर रखने के लिए भंडारण की बात आई, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आई, भंडारण की बात आई, तो जिसके कारण से मिट्टी के बर्तन बनाए गए, टोकरे बुने गए, जमीन में गड्ढा किया जाने लग गया। अनाज को क्या किया जाता था, जमीन में गड्ढा करके भी रखा जाता था, ठीक है ना। आज ये ज़्यादा पुराना बात भी नहीं है, आज से 25 से 30 साल पहले रखा जाता था, और अभी भी कहीं कहीं देहात में रखा ही जाता होगा। जैसे कि गांव में आपको सुनने में आएगा कि कोठी में रखा जाता है, मतलब एक बड़े से मतलब मिट्टी के बना लिए जाते हैं बर्तन, एकदम रूम के बराबर के, उसी में रखा जाता है। या एक मतलब कि कोठी जिसको संदूक के तरह एकदम पूरा ऊंचा रहता है और नीचे लगा हुआ रहता है, नलके की तरह एक छेदा बना हुआ रहता है, उससे निकलते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, जानवर जो है चलते फिरते खाद्य भंडार, तो ये आपका नॉर्मल सी बात है। पशुपालन भोजन के लिए भंडार का एक तरीका है, पशुपालन क्या है, भोजन के भंडारण का एक तरीका है। और आरंभिक कृषक और पशुपालक क्या थे, प्राप्त अवशेषों में क्या मिलते हैं, जले अनाज के दांतों के अवशेष, हड्डियों और पौधे। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं बुक पे, जिसमें कि पढ़ते हैं कि आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में पता करने के लिए कहा गया है, तो पता किया जाएगा। तो जो उधर पूरा स्थल जो हम लोग देखे थे मैप में, जिसमें कि आपका ब्लू कलर का था, जो आपको एक मिनट दिखाई देते हैं, जैसे कि ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये सब जो इलाका है,
है ना। ये जो है मेहरगढ़ हुआ, बुरजहोम हुआ, कोल्डीवा, महागढ़ा, चिरांद, दाऊजली हेडिंग, है ना, हल्लूर, पेयमपल्ली, ये सब जो इलाका है ये सब क्या है, नवपाषाणिक पुरा स्थल है। तो इसी के बारे में यहाँ पे फिर से कहा गया है, दोबारा जो है इसमें यही कहा गया है कि शुरुआत कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य जो है ना यहीं पे अधिकतर मिले हैं, ठीक है ना। यहीं पे शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, ठीक है ना। ये जो है ना अपने भारतीय उपमहाद्वीप में ये सारे जगह पाए गए हैं, पूरे जगह पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, क्या है, पश्चिमोत्तर। अब देखिए एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि आपको मैप क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है क्लियर तो ज्योग्राफी का क्लास हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप अपना मैप क्लियर कर दीजिएगा कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। कि भारत जो है अपने जो किस इलाके में किस तरह से है, ठीक है। तो भारत का मैप तो आपको बनाइएगा तो वो तो बेहतर है ही, और इस साथ साथ आपको ये समझना होगा। तो ये पश्चिमोत्तर इलाका, पश्चिमोत्तर का मतलब क्या है, इस इलाके की बात हो रही है, क्या है, पश्चिम उत्तर। तो इस इलाके की बात हो रही थी। हम यहाँ क्या देखे थे, एक मेहरगढ़ देखे थे और एक इस जगह बुरजहोम देखे थे। तो ये दो इलाका है, एक यहाँ हम मेहरगढ़ देखे थे और एक बुरजहोम देखे थे। तो इन इलाकों की बात हो रही है कि आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। अब तो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है ही, साथ ही पूर्वी और दक्षिण भारत में। पूर्वी का मतलब क्या है, दाऊजली हेडिंग, दाऊजली हेडिंग, और दक्षिण भारत में हल्लूर और पेयमपल्ली। और फिर आपका पश्चिमोत्तर हो गया आपका कौन सा, मेहरगढ़ और बुरजहोम। मेहरगढ़ में जैसे आपको पता है 8000 साल पहले क्या हुआ, गेहूं और जौ। इस बात को भूलना ही नहीं है, ठीक है ना, इस बात को भूलना ही नहीं है आपको कि 8000 साल पहले गेहूं और जौ का खेती कहाँ हुआ था, ठीक है ना। इस बात को एकदम आपको याद रखना है कि मेहरगढ़, आपको किसी तरह मेहरगढ़ किसी तरह से भी नाम आता है आपके सामने तो मेहरगढ़ याद आना चाहिए कि 8000 साल पहले गेहूं और जौ वहाँ मिला था, ठीक है ना, इस बात को भूलना ही नहीं है। तो उसके बाद दक्षिण भारत में इस तरह से पाए गए हैं, ठीक है ना, कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान क्या है, कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं, इस चीज को जांचने के लिए भी क्या किए गए, पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई की गई और मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। मतलब कि जो पुरातत्वविद क्या किए, पौधे और पशुओं के हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किए। और इसमें सबसे रोचक बात पता चला क्या, अनाज के दानों के अवशेष, है ना, वो भी कौन सा, जले हुए, ठीक है ना, जले हुए अनाज के दानों का मिलना मतलब क्या है कि वो पका करके खा रहे हैं। इसका मतलब पका करके क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पका हुआ खाना। ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या है और पुरातत्वविद किस तरह से अध्ययन करते हैं और किन किन चीज़ों का, जैसे कि पौधों, पशुओं और हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ आपको पक्का है। फिर उसके बाद हमको किस तरह के मिला है अनाज, पुरातत्वविदों को अनाज के दानों की पहचान किए गए हैं, तो वो क्या है, जले हुए अनाज। यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्लियर करके आपको फिर से, तो यहाँ पे जले हुए अनाज के दानों का अवशेष, ठीक है ना, इस तरह का भी आपको याद रखना होगा कि जले हुए अवशेष के दानों के अवशेष भी मिले हैं, है ना। अब जो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, तो जैसे कि मेहरगढ़ में मिला है, मेहरगढ़ में क्या मिला है, मेहरगढ़ अभी क्या है, आधुनिक पाकिस्तान में है, तो वहाँ क्या क्या मिला है, गेहूं, जौ, ये तो आपको नाम याद ही है। फिर भेड़, बकरी और मवेशी, मवेशी पता है ना आपको, कैटल्स को कहते हैं, मवेशी गाय,
तो जौ, भेड़, बकरी और गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी। और फिर उसके बाद कोल्डीवा जो है आधुनिक क्या है, उत्तर प्रदेश में है। कोल्डीवा है तो उसमें क्या, वहाँ क्या मिले, कोल्डीवा में जैसे कि पढ़े थे, कोल्डीवा में चावल होता है। और उसके बाद जानवर के हड्डी के टुकड़े भी मिले हैं, जानवरों के हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं। महागढ़ा, महागढ़ा जो था कोल्डीवा के पास ही, कोल्डीवा के पास दोनों था ना महागढ़ा, तो आधुनिक क्या है, उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ चावल और मवेशी मिले हैं। और इस पे मिट्टी पर खुरों के निशान भी मिले हैं। मिट्टी पर क्या है, खुरों के निशान भी मिले। खुर का मतलब क्या है, वही जो आपका घोड़े का खुर होता है और गाय का खुर होता है पैरों में, तो उसी के निशान भी मिले हैं। तो घोड़े का नहीं मिला है, मवेशी का मिला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। घोड़े का हम आपको बस एग्जाम्पल दिए। फिर उसके बाद गुफक्राल, गुफक्राल में जो आधुनिक कश्मीर में है, यहाँ पे क्या है, गेहूं और दलहन मिला है, गेहूं और दलहन। अब देखिए कभी अगर पूछ लिया गया कि आपको दलहन जो है किस इलाके में मिला और नाम दे दिया गया मेहरगढ़ में, कोल्डीवा में, महागढ़ा में, गुफक्राल में, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, गुफक्राल, है ना। इस चीज को आपको याद रखना है। तो दलहन का आपका पहला बार नाम सुन रहे हैं कहाँ पे, दलहन का जो पहला बार नाम सुन रहे हैं गुफक्राल में, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर उसके बाद बुर्जहोम में देखेंगे, बुर्जहोम में क्या मिला, आधुनिक कश्मीर। यहाँ एक चीज और था जो कि आपको याद होना चाहिए। बुर्जहोम में क्या था, याद है या भूल गए, बुर्जहोम में क्या था, भुर्ज नाम के पेड़, है ना, जिससे क्या किया जाता था, पांडुलिपि, ठीक है ना। आपको जो है इसी प्रकार से देखिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है, रिवीजन क्या है, बहुत जरूरी है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले चौका लगाने से छोड़ना नहीं है। तो आपका बुर्जहोम में क्या है, क्या क्या मिला है, गेहूं, दलहन। अब देखिए गुफक्राल में जैसे कि आधुनिक कश्मीर है, तो ये भी बुर्जहोम भी क्या है, कश्मीर में ही है, तो यहाँ पे इसलिए आपको दलहन यहाँ पे भी आ गया। फिर इसके बाद आपको इसमें जानवरों में क्या क्या मिले हैं, कुत्ते मिले हैं, मवेशी मिले हैं, भैंस मिले हैं, भेड़ मिले हैं, बकरी मिले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको वैरायटी का मिल रहा है, ठीक है ना। अभी तक आप कहीं वैरायटी का नहीं पढ़े उतना। यहाँ पे देखिए भेड़ है, बकरी है, मवेशी है, मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में। बाकी बुर्जहोम में आप जो देख रहे हैं, जो आधुनिक जम्मू में है, वहाँ क्या है, कुत्ते भी है, मवेशी भी है, भैंस भी है, भेड़ भी है, बकरी भी है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। फिर चिरांद जो आधुनिक बिहार में है, वहाँ क्या क्या मिला है, तो गेहूँ मिला है, हरा चना, देखिए दलहन हो गया, एक हरा चना, जौ, भैंस, बैल। तो फसल में देखिए गेहूं, जौ और हरा चना, गेहूं जौ के अलावा हरा चना, कहाँ, चिरांद में, ठीक है ना, बिहार में। तो गेहूं जौ के अलावा क्या मिला है, हरा चना। और उसके बाद जानवरों में, पशुपालन में क्या है, भैंस और बैल, ठीक है ना, भैंस और बैल। अच्छा, आपको पता है कि नील गाय सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है अभी वर्तमान में। देखिए इतिहास पढ़ ही रहे हैं तो कुछ वर्तमान की बातों को भी शामिल करते चलेंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा आएगा। बाकी आपको लगेगा कि इतिहास पढ़ रहे हैं तो अब सो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत पढ़ लिए, इतना पढ़ करके कहाँ जाएंगे, ऐसा सोचने लग जाइएगा। तो जो है ना, आधुनिक कुछ बातें, वर्तमान बातों को भी शामिल कर लेते हैं। तो नील गाय सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, नील गाय सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, यहीं बिहार में मिलती है, ठीक है ना, बिहार में मिलती है। आपका जो मतलब कि हम कह रहे थे कि बिहार में जो है नील गाय मिलता है। अब आपको ये बताना है कमेंट में, ठीक है ना, कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट 1972 जो है, इसका जो 4 शेड्यूल है, इसमें से नील गाय को किस शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है ना, इसको किस शेड्यूल में रखा गया है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, किस शेड्यूल में रखा गया है। तो इस चीज़ को आप ज़रा सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अपलोड होने के बाद हम 1 घंटे तक रहेंगे इसका, तो मतलब ऑनलाइन रहेंगे, तो उसमें आपका पढ़ करके मतलब कि देखेंगे कि आपका सही है या नहीं है।
तो आप ये जानकारी देखिएगा। तो नीलगाय के बारे में आपको बताया। फिर उसके बाद चिरांद में आपको देख लिए कि आधुनिक बिहार में जो है पड़ता है तो उसमें क्या क्या मिलता है, तो फिर यहाँ देखेंगे। इसके बाद चिरांद के बाद हम देखते हैं कि हल्लूर में जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है वहाँ क्या क्या हुआ, वहाँ ज्वार बाजरा हुआ, ठीक है ना। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ देखिए गेहूँ जौ आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, गेहूँ जौ ये चीज़ नहीं दिख रहा है, तो ज्वार और बाजरा है। तो ऐसा पूछ सकता है कि इस तरह से पूछ सकता है कि हल्लूर में गेहूँ जौ के साक्ष्य मिले हैं, ये मतलब कि, या फिर गेहूँ जौ के साक्ष्य आपका कहाँ मिले हैं, ठीक है ना। इस तरह से दे करके आपको दे दे और उसमें हल्लूर का भी मतलब कि शामिल कर दे, या ज्वार बाजरा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं इस तरह से भी दे दे कि मेहरगढ़, महागढ़ा, गोफकाल, हल्लूर। तो आपको ये हल्लूर याद रखना है कि हल्लूर क्या चीज़ के लिए जानते हैं हम लोग, ज्वार बाजरा के लिए जानते हैं। क्या चीज़ के लिए, ज्वार और बाजरे के लिए। और इसके बाद जानवरों में मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे जो है सूअर का आपका नाम आ जाएगा हल्लूर में, आंध्र प्रदेश, आधुनिक आंध्र प्रदेश में सूअर। ये अलग क्या है बस ये ध्यान देना है, ठीक है ना। उसी से आपका क्वेश्चन बनने का चांसेस आपका 90% रहता है, ठीक है ना। अलग क्या है बस इसी तरह से, जो सेम है सो सेम है। अब जैसे कि यहाँ गेहूँ यहाँ भी आपको दिख रहा है, गेहूँ आपको, और यहाँ भी दिख रहा है, गेहूँ यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है ना। गेहूँ आपको बहुत जगह दिख रहा है, लेकिन ज्वार बाजरा सब जगह नहीं दिख रहा है ना। ज्वार बाजरा इस जगह दिख रहा है, सूअर इस जगह दिख रहा है, दलहन यहाँ दिख रहा है, बस यहाँ दिख रहा है, ये दो जगह दिख रहा है ना। तो इस तरह से चावल आपको कोल्डीवा में दिख रहा है, चावल आपको महागढ़ा में दिख रहा है, बस यही दो जगह दिख रहा है। तो इस तरह से याद रखना है। फिर इसके बाद हम पेयमपल्ली पे आएंगे तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान रखना है कि काला चना यहाँ होता था। हरा चना आपको पता है कि क्या है, चिरांद में है, तो काला चना कहाँ है, आधुनिक आंध्र प्रदेश पेयमपल्ली में पाया गया है काला चना। और ज्वार बाजरा यानी कि आंध्र प्रदेश में हो रहा है, तो मतलब क्या है, ज्वार बाजरा यहाँ भी आपको मैच कर जाएगा। मवेशी है ही, भेड़ और सूअर ये दो जगह आपको मिल गया, मतलब कि मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर तो आपका रहेगा ही आंध्र प्रदेश में, बस आपका अलग क्या है, एक ज्वार बाजरा और काला चना। तो इस तरह से याद करने में आसानी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको याद करना है, ठीक है ना। तो टॉपिक से हट करके अगर मतलब कि टॉपिक को चुन करके पढ़िए, ठीक है ना, टॉपिक को चुन करके पढ़िए तो आपको याद जल्दी होगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और दूसरा बात आपका, आप टॉपिक को चुन करके पढ़ रहे हैं तो बेहतर वाली बात हो जाएगी। फिर इसके बाद हम आते हैं अस्थाई जीवन की ओर। तो ये हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना, इसलिए कि वीडियो जरा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अस्थाई जीवन की ओर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका इंडेक्सिंग जो आपका नोट्स जो बनाए हैं इसमें बस वही सब शामिल है। मेहरगढ़ में क्या है, कोल्डीवा में क्या है, तो इस तरह से आप अपना नोट्स जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा इस तरह ये नोट्स, ठीक है ना। ये जो बना रहे हैं नोट्स ये आपको एकदम आराम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ रहेगा टेलीग्राम का, उस पर आइए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे, आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ डाल भी चुके हैं पिछले 3 क्लासों का नोट्स, तो आप उस चीज़ को देखिएगा। और फिर अस्थाई जीवन की ओर हम जो है कल हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस शेयर कीजिए, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। आपका जब तक शेयर आप नहीं कीजिएगा तो मेरा मेहनत भी मतलब कि उस तरह से आप, मुझे लगा है कि मैं क्या कर रहा हूँ फिर, तो ये थोड़ा सा डिस्करेज कर देता है। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका शेयर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।